ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास है, इसके बाद अगले टर्म से हम स्टार्ट करेंगे वेग, वेलोसिटी, ये सब, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब स्टार्ट होगा। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब है आप लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो एक तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, सीधी विधि, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होती है, जैसे मान लीजिए इस हॉल की लेंथ मेजर करनी है, क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा इंची टेप ले लो या 1 मीटर की रॉड ले लो, उसको पलटते हुए चले जाओ, इससे मेजर कर सकते हो। ये डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है। एक इनडायरेक्ट मेथड होती है जो आपने 9th-10th में कहीं सीखी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, कि मुझे जो है किसी पेड़ की हाइट मेजर करनी है, तो पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से पेड़ तक की डिस्टेंस मेजर कर लूँ, तो ये बेस हो जाएगा। और एक एंगल मेजर करने के लिए एक मीटर आता है, ठीक है, और उससे हम जो पेड़ की चोटी है एकदम वहाँ तक का एंगल मेजर कर लें, कितना एंगल है। तो जो भी एंगल बन रहा है उससे फिर tan थीटा लगा दें। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी। एक और इनडायरेक्ट मेथड, एक सिंपल बताता हूँ। जैसे आप कहीं पहाड़ी पर कहीं खड़े हुए हैं और सामने एक दूसरी पहाड़ी है बहुत लंबी चौड़ी, और जहाँ खड़े हैं वहाँ से उसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है कि वो पहाड़ी सामने हमसे कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप मीटर इंची टेप लेके नीचे से वहाँ तक जाएंगे, नीचे बीच में जंगल वंगल होंगे तो दिक्कत वाला मामला है। तो वहाँ से भी आप वही खड़े खड़े हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वो इनडायरेक्ट मेथड होती है। कैसे, एक गन लीजिए और एक स्टॉप वॉच लीजिए, ठीक है। हमने स्टॉप वॉच ली और गन को फायर कर दिया, जैसे ही गन फायर किया स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया उसी समय पे, तो वो जो साउंड है गन की आवाज़ जो है वहाँ तक जाएगी, पहाड़ी से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, इको होगा। तो पहली बार जब हमने गन फायर की थी वो साउंड, अब दूसरी बार वहाँ से टकराने के बाद कितने सेकंड बाद हमें सुनाई दी, मान लीजिए 5 सेकंड बाद सुनाई दी, ठीक है। तो जब ये 5 सेकंड बाद हमें सुनाई दे रही है, टी हो गया कितना, सपोज़ 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद हमें सुनाई दी। अब ये हिल है, इधर आप खड़े हुए हैं, गन लिए, तो ये साउंड गई, ये वेव गई और लौट के वापस आई। तो मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करेगी x, लौट के आएगी, x डिस्टेंस फिर से कवर की। तो जब हमने गन फायर की थी, दूसरी उसकी साउंड 5 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, तो आप बताइए इस साउंड ने इस 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, x और x 2x, जाने में और आने में। तो हमें ये पता होता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्टेंस लगी 2x, ठीक है, और स्पीड, किस स्पीड से ये साउंड जाएगी, साउंड की स्पीड हमें पहले से पता होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। 2x बाई टी लगा, 5 सेकंड लग रहा है, तो 332 इंटू 5/2 कर लूँ, तो ये जो x आएगा ये क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास उस पहाड़ी की हमसे डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्ट मेथड। तो कुछ डायरेक्ट मेथड होती हैं लेंथ को मेजर करने की और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन सिंपल से यही बनेंगे कि डायरेक्ट मेथड कौन कौन सी हैं, इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन सी हैं, तो वो अपन लिख सकते हैं। दूसरा, कुछ इसमें स्टैंडर्ड डिस्टेंस हैं जो कि अपने को पहले से इस मेथड के द्वारा या इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा निकाल करके बना ली गई हैं, उनको सीधे सीधे याद रखना है। जैसे हमसे सन तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमें फिक्स होना चाहिए, याद है, ठीक है ना, तो वो याद होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम देखेंगे कुछ डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कुछ डायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल है जैसे मीटर स्केल, मीटर स्केल से हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं और मीटर स्केल से कहाँ तक
10⁻³ से 10⁻², मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर करना आसान होता है डायरेक्ट मेथड से, मीटर स्केल से। 10⁻³ कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर। 10⁻² कितने मीटर हो गए? 100 मीटर। यानी 1 मिलीमीटर से स्टार्ट करके और 100 मीटर तक की जो डिस्टेंस हैं उनको सिंपल मीटर स्केल से मेजर करना आसान होता है। तो सीधी मेथड या डायरेक्ट मेथड कितनी दूरियों के लिए लगेगी? 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक के लिए ये डायरेक्ट मेथड लग जाएगी। ठीक है। जैसे अब 1 मिलीमीटर से भी छोटा कोई है तो उसको फिर मीटर स्केल से नहीं नापेंगे, उसके लिए फिर हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स, नाम सुना होगा। उसमें 0.1 मिलीमीटर तक की मेजर कर सकते हैं। अब 0.1 भी, इससे भी छोटा मेजर करना हो तो एक होता है स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, गोलाई मापी जिसको कहते हैं, वो 0.01 मिलीमीटर तक भी माप सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लो लंबाई का मापन, और लंबाई के मापन में पहले लिखना सीधी विधि, सीधी मेथड या सीधी विधि। ठीक है। और इसमें है मीटर स्केल, मीटर पैमाना, मीटर पैमाना 10⁻³ से 10⁻² मीटर तक मापने के लिए ठीक होता है। ठीक है। 10⁻³ क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है, और ये 100 मीटर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर ये यूज़ करते हैं 10⁻⁵ मीटर से भी कम दूरियों को निकालने के लिए। ठीक है। और ये कुछ इस तरह से होता है स्क्रू गेज, ये देखा होगा आपने। चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसमें ये याद रख लें कि स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, इसको हिंदी में कहते हैं स्क्रू गेज और गोलाई मापी, स्फेरोमीटर गोलाई मापी 10⁻⁵ मीटर से कम दूरी मापन के लिए सुगम होता है। ठीक है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, गेज गेज गेज, स्फेरोमीटर गोलाई मापी, स्फेरोमीटर। ठीक है। ये स्फेरोमीटर होता है। दर्शन कर लो, देख, लिखना नहीं, इसमें वो नहीं करना, डायग्राम नहीं बनाना। ये स्क्रू गेज है, बस पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है, दर्शन कर लो। ऐसे ये है गोलाई मापी, स्फेरोमीटर बोलते हैं। एक और होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये इस तरह से होता है। ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स ये इस तरह से होता है। और इसकी रीडिंग वगैरह कैसे लेते हैं ये फिर वो डिटेल फिजिक्स हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। फिर भी कोई इंटरेस्टेड हो तो जो चैनल जो बताया है उस पर जाना, मनोज नायक फिजिक्स लाइव पर, उसमें अलग से वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और गोलाई मापी कैसे रीड करते हैं वो सब के बारे में डिटेल में है। और एक वर्चुअल लैब भी बनाई है जहां आप रीडिंग भी ले सकते हैं। उसमें इसको पूरा आपको इसको आपके जो मोबाइल है उसके आगे पीछे खिसका के कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर। अच्छा, 10⁻⁴ मीटर, इसको मिलीमीटर में कितना बोलेंगे? 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर के आसपास ये मेजर कर सकता है इतनी एक्यूरेसी के साथ। यहाँ लिख दें, हिंदी में बोल देता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स
वर्नियर कैलिपर्स लंबाई का मापन 0.1 मिलीमीटर की शुद्धता के साथ करता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स लंबाई का मापन 0.1 मिलीमीटर की शुद्धता, 0.1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ करता है, 0.1 मिलीमीटर की शुद्धता के साथ करता है। अच्छा, ये कितने मिलीमीटर हो गए? 10 टू द पावर -5। 10 टू द पावर -5 कितने मिलीमीटर हो गए? बोलो। 10 टू द पावर -5 कितने मिलीमीटर हो गए? 0.01 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, पॉइंट कन्वर्ट ऐसे करते हैं, पिछले टर्म पर आपको बताया था। 1 मिलीमीटर, 1 मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -3 होता है। 10 टू द पावर -3 होता है। अब 1 मिलीमीटर की बात करें तो 10 टू द पावर -3 मीटर हो गए। 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर। अब जरा इधर देखो, ये 10 टू द पावर -3 है मीटर, तो इसको तो सीधे क्या लिखोगे? 1 मिलीमीटर। अच्छा, ये 10 टू द पावर -5 मीटर है, 10 टू द पावर -5 मीटर है। तो पहले 10 टू द पावर -5 से आप 10 टू द पावर -3 अलग निकाल लो, 10 टू द पावर -2 अलग निकाल लो, तो ये मीटर हुआ। अब 10 टू द पावर -3 कितने हो गए? मिली। 1 मिली या mm हो गए ये, तो 10 टू द पावर -2 mm हुए कि नहीं? अच्छा, 10 टू द पावर -2 को लिखते हैं 0.01, क्योंकि 10 टू द पावर -2 मतलब 1/100, तो 0.01 हो गया। तो 10 टू द पावर -5 मीटर कितने हुए? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, समझ आ गया। और 10 टू द पावर -4 कितना होगा? 10 टू द पावर -4, इसमें 10 टू द पावर -3 अलग निकाल लो, -1 बच गया। और 10 टू द पावर -3 ये होता है मिलीमीटर। ठीक है, एक और ये हो गया फिर कितना? 10 टू द पावर -1 मिलीमीटर। और 10 टू द पावर -1 को क्या लिखते हैं? 1/10, 1/10 यानी 0.1 मिलीमीटर। तो 10 टू द पावर -4 मीटर में कितने होते हैं? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारा लिख लिया आपने। लिख लो। हाँ, तोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर -3 को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। तो 10 टू द पावर -3 को 1 मिलीमीटर लिख दो, बाकी जो बची वो पावर लिख दो। ठीक है, और उस पावर को हम पॉइंट में लिख लें। जैसे 10 टू द पावर -6 होता मान लो, और ये मीटर है, तो इसको 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख लें। तो अगर मैं ऐसे तोड़ता हूँ, 10 टू द पावर -3 को बोलता हूँ मैं मिलीमीटर, तो 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर हुआ, क्योंकि एक को हमने मिलीमीटर लिख दिया, एक 10 टू द पावर -3 बच गया। अब 10 टू द पावर -3 का मतलब 1/1000 होता है। 1/1000 मतलब 0.001, तो ये हो जाएगा 0.001 और ये मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, मिली माइक्रो होता है। 10 टू द पावर -6 इसको सीधे माइक्रो भी बोलते हैं, तो इसको हम 10 टू द पावर -6 को सीधे 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। 10 टू द पावर -3 को मिली बोलते हैं और 10 टू द पावर -6 को सीधे माइक्रो बोलते हैं। तो हम 2 बार मिली ना लिखते हुए सीधे 1 बार माइक्रो भी लिख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए मिटा दूं इसको। अब देखिए, फाइनली हमने ये सीखा कि अगर मेरे पास एक मीटर स्केल है, MS मतलब मीटर स्केल, तो ये 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक मेजर करने के लिए सूटेबल है। अगर मेरे पास एक वर्नियर स्केल है, VS वर्नियर स्केल, तो ये 0.1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है। और अगर मेरे पास स्क्रू गेज है, या और क्या बोलते हो, स्फेरोमीटर है, तो ये जो है 0.01 मिलीमीटर
की एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है। तो अब फाइनली जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ये दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। मीटर स्केल 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक सुइटेबल है। वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स, वीसी लिख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, ये वर्नियर कैलिपर्स लिख लो। वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर की शुद्धता के साथ ये मापन करता है। अब ये थी डायरेक्ट मेथड, ये सब अभी जो हमने इसमें देखी हैं ये डायरेक्ट मेथड है। आप वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एक कोई भी सिलेंडर या कोई भी गोला फंसा दीजिए और उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो ये सीधी मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड होती है। मिटा दूं? अब होती है, एक होती है इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड, इसको लिख दो हिंदी में प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि विधि, या और क्या कहते हैं, परावर्तन विधि। इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड, प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि। वही मैंने बताया, जैसे ये आपकी पहाड़ी है और यहाँ से हम, यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वे गन को फायर कर देता है, तो गन एक्स डिस्टेंस तक उसकी साउंड जाती है और फिर लौट करके उसकी इको वापस आती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 2x। और हमें मालूम है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी डिवाइड बाय समय, ठीक है। अब मुझे ये दूरी निकालनी है, तो स्पीड क्वेश्चन में दी होती है और नहीं दी है तो आप याद रखें 332 मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 332 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 332 मीटर जाती है साउंड जब हम बोलते हैं, तो 332 ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस चलना और फिर लौट के आना 2x डिवाइड बाय टाइम, टाइम जो भी लगे तो x निकल सकता है 332 इंटू क्या कर देंगे t डिवाइड बाय कितना 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 332 इंटू t बाय 2, ठीक है। तो इस मेथड से हम उस पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसमें, तो आपने बैक ईयर पेपर देखे हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी में लिखा था 30 किलोग्राम का एक बोझा लेकर के कुली चल रहा है तो वर्क कितना हुआ, तो वहाँ कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं कि जैसे हमें एक पहाड़ी की डिस्टेंस मेजर करनी है तो ये सिंपल सी एक मेथड है, x बराबर 332 इंटू t बाई 2। ये ध्यान देना कि 332 अगर उसमें नहीं दिया है तो हम अपने मन से 332 लिख देंगे, लेकिन अगर उसमें कोई और वेलोसिटी दी है तो वो लिखेंगे, ठीक है। मिटा दें। और बिल्कुल यही मेथड काम करती है रडार और सोनार में। रडार जो होता है, जो स्पेस में या एयर में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी हमसे कितनी डिस्टेंस पर वो उड़ रहा है, वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें रडार का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे गन फायर करने के बजाय वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं किसी सेंटर से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएंगी स्पेस में और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी। टकराने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं, तो वापस आएंगी हम तक, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी 2x। तो वही फार्मूला लग जाएगा x इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2। लेकिन यहाँ वेलोसिटी 332 नहीं होगी, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, अब जो रडार में जो वेव जाती हैं
वो एक्चुअली साउंड वेव नहीं होती, वो वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, प्रकाश के वेग से चलती हैं। तो अगर रडार की बात की जाए तो रडार में, इन रडार में क्या होगा, x बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट c लेंगे इंटू t/2 ये लगेगा, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, इंटू t/2। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट चलती है, इतनी स्पीड होती है। 3 लाख को लिखा है, 3 लाख किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम/2, ठीक है। ऐसे ही सोनार में जो सबमरीन होते हैं या पनडुब्बियाँ होती हैं, उस पनडुब्बी से पानी के अंदर कोई दुश्मन जहाज नीचे आ रहा है या उसकी पनडुब्बी आ रही है, तो उसकी डिस्टेंस हमसे कितनी डिस्टेंस पर है, उसके लिए सोनार यूज़ करते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं, तो कुछ ऐसी वेव्स भेजते हैं जो पानी में जा सकें, वहाँ से फिर लौट करके रिफ्लेक्ट होके आएंगी। मेथड यही है। इसमें भी डिस्टेंस x = वेलोसिटी इंटू टाइम/2, ठीक है। और वेलोसिटी जो भी दे रखी हो, वेलोसिटी इस क्वेश्चन में जो भी दे रखी हो, तो ये बात समझ आ गई। प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि क्या होती है, ठीक है। रडार में, सोनार में और सिंपल पहाड़ी की डिस्टेंस मेजर करने में, तीनों में एक ही फार्मूला यूज़ होता है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। बस तीनों जगह पर स्पीड अलग अलग होती है। यहाँ पर स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड होगी, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट होगी, और यहाँ जो भी वेव भेज रहे हैं उसकी स्पीड क्वेश्चन में दी होगी। सोनार, रडार, ये इंग्लिश में लिखेंगे इसको ऐसे ही। मिटा दूं, बोलो। सोनार, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन सोनार डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू t/2, v इंटू t/2, ठीक है। अब ये भी इनडायरेक्ट मेथड ही है। एक इनडायरेक्ट मेथड और होती है जिसमें हम किसी स्टार की, किसी प्लैनेट की, किसी ग्रह की दूरी यहीं बैठे बैठे निकालते हैं। तो ये तो सब मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, अधिक दूरी का मापन, अधिक दूरी का मापन ये कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। वो खत्म हो गई। वो लार्ज डिस्टेंस इतनी नहीं है कि कई लाख किलोमीटर हो। इको मेथड जो थी ना, वो इको मेथड केवल कुछ किलोमीटर तक की दूरियां नापने के लिए आता है। अब है ये मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, अत्यधिक दूरी नापने का मतलब यहाँ से मान लो किसी तारे की, स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वहाँ इको मेथड काम नहीं आएगी। वहाँ जो है गन नहीं चलाएंगे कि स्टार पे पहुँच जाए उसकी साउंड, या ना ही कोई वेव हम वहाँ पर यहाँ से भेजेंगे या कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आए, क्योंकि कई स्टार हमसे इतनी दूरी पर हैं कि अगर उस वेव को भी भेजें तो वहाँ भेजने में ही कम से कम 500-700 साल लगेंगे, यानी उस वेव को पहुँचने में 500-700 साल लगेंगे, और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो फिर 700 साल लग गए। यानी इको मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है कि 5 पीढ़ियाँ वेट करेंगी वहाँ टकराने में, 5 पीढ़ियाँ फिर वेट करेंगी वहाँ से वापस आने में। तो हमारे पूर्वजों ने एक भेजा था कुछ, वहाँ से अब लौट के आ रहा होगा, तो तब डिस्टेंस मेजर कर पाएंगे, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स, हिंदी में भी पैरेलैक्स ही लिखेंगे, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स विधि, पैरेलैक्स मेथड। अब ये आ सकता है कि पैरेलैक्स मेथड पर टिप्पणी लिखो,
तो पैरेलैक्स मेथड थोड़ा सा हम यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या होता है। तो पैरेलैक्स मेथड अत्यधिक डिस्टेंस को मेजर करने काम आती है, बहुत लंबी दूरियों को मेजर करने काम आती है। और ये क्या होती है, पैरेलैक्स क्या होती है उसको समझें। इस पैरेलैक्स का सिद्धांत क्या है। देखो सामने एक दीवार है, वाइट दीवार ले लो, ठीक है, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और अपनी एक आंख बंद करके ऐसे पेन को देखो तो, और पेन वहीं पर रखे, और फिर इधर वाली बंद करके उसी पेन को देखो, तो ये पेन की पोजीशन अपने आप आपको शिफ्ट होती हुई दिखेगी, हो जाती है ना। यानी इधर से देख रहे हैं, हमने शिफ्ट नहीं की, लेकिन हम दूसरी आंख से देख रहे हैं तो दूसरी जगह पे दिखती है, और एक आंख से देख रहे हैं तो एक जगह से दिखती है। तो यानी उसने अपनी पोजीशन क्या कर ली, शिफ्ट कर ली। इसी पोजीशन शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। तो वही लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन ए वॉल is viewed with only one eye, says first with left eye and next with right eye, then the position of object seems to change with respect to the point on the wall. This is called parallax. हिंदी में लिख लें, जब एक वस्तु को सामने दीवार पर किसी बिंदु के विरुद्ध, जब एक वस्तु को सामने दीवार पर किसी बिंदु के विरुद्ध केवल एक आंख से देखें, केवल एक आंख से देखें, और फिर दूसरी आंख से देखें, केवल एक आंख से देखें और फिर दूसरी आंख से देखें, से यानी मान लो भाई, अंग्रेजी नहीं पता, हिंदी है क्या अंग्रेजी तेरी? हिंदी है, आज तो फिर हिंदी में लिख। से यानी मान लिया, कह लिया। क्या लिखा, मैं भूल गया हिंदी, क्या लिखा रहा था। हाँ, एक आंख से देखें, फिर उसे दूसरी आंख से देखें, दूसरी आंख से देखें तो वस्तु की स्थिति दीवार पर स्थित बिंदु के विरुद्ध, परिवर्तित दिखाई देती है। दीवार पर स्थित बिंदु के विरुद्ध परिवर्तित दिखाई देती है। इसे पैरेलैक्स कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। इसे, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स, इसे पैरेलैक्स कहते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। और दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को बेसिस कहते हैं, आधार कहते हैं। दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी, दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करें। देखिए, ये मान लो यहाँ से अर्थ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, कैपिटल ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर अर्थ पर कोई पॉइंट ले लें, जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं से हम देखें, और इधर कोई स्टार है ऊपर, या कोई मान लो प्लैनेट है। किसी प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो इस प्लैनेट को देखिए, और प्लैनेट को देखिए जहाँ पर आप खड़े हैं वो बेसिस से, इससे सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, और फिर इधर से देखिए कितना एंगल बना रहा है। इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट। देखो, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पर मान लो हम ये खड़े हैं आगरा में। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इधर अब दिखेगा। दिख रहा है तुम लोगों को? इधर खिसक जाओ। तो ये खड़े हम यहाँ पर आगरा में। अब यहाँ कोई प्लैनेट है, कोई भी ग्रह है, वैसे तो दिखेगा नहीं,
लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छा टेलीस्कोप लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक टेलीस्कोप से हम उसको देखें, किसी प्लैनेट को देखें। टेलीस्कोप के अंदर एक एंगल मेजरमेंट के लिए ऐसे डी लगी होती है, जैसे कंपास बॉक्स में डी होती है ना, यहाँ एंगल होता है, ये 0 डिग्री 1 2 3 या 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल होता है। तो ऐसे ही टेलीस्कोप में एक डी फंसी हुई होती है। तो अब हम मान लीजिए टेलीस्कोप को यहाँ पर रख के, ऐसे टेलीस्कोप को रखे और इधर से देखें, तो इस प्लैनेट को देखने के लिए हमें इस टेलीस्कोप को कितना झुकाना पड़ा। तो मान लो ये कुछ झुकाना पड़ा, हमें इधर से कुछ एंगल झुकाना पड़ा, ठीक है। तो ये एंगल इस टेलीस्कोप में लगी हुई डी से पता चल जाता है कितना एंगल हमें झुकाना पड़ा। अब हम पहुंच गए यहाँ पर बॉम्बे में, प्लेन से उड़ के बॉम्बे पहुंच गए 2 घंटे 2.5 घंटे में 3 घंटे में। यहाँ से फिर उसी प्लैनेट को उसी टेलीस्कोप से देखा कितना एंगल बन रहा है, और फिर कॉपी जो एंगल बन रहा है, अब कॉपी पे उसका डायग्राम बना लिया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली A to B, ये क्या हो जाएगी, आगरा से बॉम्बे तक की डिस्टेंस। ये हमें पता होगी, सीधी डिस्टेंस मैप से ढूंढ लेंगे कितनी डिस्टेंस है। ये हो गई बेसिस, और ये बेसिस हमें पता चल जाएगी किलोमीटर में इतनी है। ये यहाँ पे था प्लैनेट, उस प्लैनेट की डिस्टेंस आगरा से या बॉम्बे से कितनी है वो हमें निकालनी है। जनरली प्लैनेट से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। यही डिस्टेंस निकालनी है, प्लैनेट की डिस्टेंस क्या होगी। अब अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं बड़ी आसानी से ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो ये एंगल कहाँ से पता चलेगा, अब ऊपर मेजर करने तो जाएंगे नहीं उस प्लैनेट पर, वो इधर से पता चल जाएगा। ट्राइंगल के 2 एंगल पता चल जाते हैं तो सिंपल प्रॉपर्टी होती है तीसरा भी पता चल जाएगा, क्योंकि मालूम है तीनों एंगल का सम कितना होता है, निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, ठीक बात है। तो ये एंगल मुझे, अब ये कोई स्टार है या प्लैनेट है, उसका एंगल मुझे पता चल गया। अब एक सिंपल सा क्लास 6th में फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सबको पता होता है, क्लास 6 का फॉर्मूला है, और हिंदी में कहते हैं कोण बराबर, आर्क को कहते हैं चाप, और ये होती है त्रिज्या, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप मुझे देख के बताओ कौन आर्क है, कौन चाप है और कौन सी त्रिज्या है। तो आप देखेंगे ये एंगल है, कोण है, कोण के सामने जो साइड होती है इसको बोलते हैं आर्क यानी चाप। तो ये तो आर्क है, और ये दोनों डी जो है ये क्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस हो गई। अब इसमें मैं रख दूं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मुझे तो ये रेडियस निकालनी है डी, एंगल को लिख दिया मैंने थीटा, आर्क को लिख दिया बी, और रेडियस को लिख दिया डी। तो मेरे पास डी इक्वल टू आ जाएगा बी बाय थीटा आ जाएगा। इस थीटा और बी डी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, डी को ऊपर ले लो, थीटा को नीचे ले लो। तो डी इक्वल टू आ गया बी बाय थीटा। अब आप देखोगे बी अगर मेरे पास मान लो 1000 किलोमीटर है, एक वैसे ही अंदाजन मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, और एंगल जो बना मान लो 1 डिग्री का बना। बस होना ये चाहिए कि जब एंगल यहाँ लेते हैं तो वो रेडियन में लेते हैं। यहाँ एंगल कितने में लेते हैं, रेडियन में। मान लो एंगल बना रेडियन में, और 230 रेडियन बना, या सपोज 20 रेडियन बना, कैलकुलेशन के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये इतना होगा नहीं, लेकिन एक सिंपल आपको समझाने के लिए कोई भी डेटा मैंने ले लिया है। तो आप इसको काट देंगे, 0 कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया, 50 किलोमीटर। हालांकि कोई भी प्लैनेट 50 किलोमीटर दूरी पर तो नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण के लिए अपन ने लिया है कि ये बेसिस कितना है और एंगल कितना बन रहा है। एंगल बहुत छोटा बनता है, मैंने 20 डिग्री समझाने के लिए बहुत बड़ा एंगल ले लिया, बहुत सूक्ष्म एंगल बनता है, इसलिए डिस्टेंस कई हज़ार कई लाख किलोमीटर में आती है, ठीक है। तो बस ये मेथड आप समझ गए कि अगर आपको किसी प्लैनेट की, आपको अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस निकालनी है तो d इक्वल टू सिंपल b बाई डी करना है। b बेसिस है, यानी अर्थ पर 2 ऑब्जर्वेशन के लिए 2 पॉइंट लेंगे, उन 2 पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, वो बेसिस है, ठीक है। और वो दोनों कितना एंगल बना रहे हैं वो एंगल यहाँ ले लेंगे रेडियन में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन अगर आएंगे
तो ये बी और थीटा वो बना के देंगे या डायग्राम बना के देंगे, ठीक है। बी बताएंगे कितना है, थीटा बताएंगे इतना है, बस वो आपसे ये पूछेंगे आपको सिंपल ये आता है कि नहीं पैरेलैक्स मेथड, तो डी इक्वल टू बी बाय थीटा करके कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये नोट कर लो, इतना सही है बस पैरेलैक्स। लिख लिया? अब कुछ स्टैंडर्ड लेंथ हैं जिनको सीधे सीधे याद रखने हैं, जैसे इनको नोट कर लें। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, बिल्कुल सही है, 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, हिंदी में ही लिखना एंगस्ट्रॉम, हिंदी अंग्रेजी एक जैसी, एंगस्ट्रॉम कितना होता है बोलो? 10⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को लिखने का तरीका है ए नॉट इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, इसको हिंदी में कहते हैं एक खगोलीय मात्रक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? 1 AU। ये होता क्या है पहले तो ये बताओ। ये एक्चुअली एवरेज डिस्टेंस होती है फ्रॉम सन टू अर्थ। अर्थ और सन, ये सन है यहाँ पर, ये अर्थ है, और अर्थ सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ऐसे दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, तो दूरी कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। डिस्टेंस फिक्स नहीं रहती, लेकिन जब फिक्स नहीं रहती तो फिर क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। बहुत सारी डिस्टेंस मेजर करके उनका एवरेज ले लें, तो उसको बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ। इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। यहाँ लिख देना हिंदी में कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी, ठीक है। ये होती है 1.496 10⁻11 मीटर। इसको लगभग हम चाहें तो 1.5 × 10⁻11 मीटर मान सकते हैं। 1.496 को 1.5 लिखा जा सकता है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये हमारे पास हुआ 1.496
10 टू द पावर 11 मीटर या 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। एक होता है 1 लाइट ईयर, 1 LY से डिनोट करते हैं। लाइट ईयर में ईयर आ रहा है, ईयर का मतलब समय है, लेकिन समय का मात्रक नहीं है, ये डिस्टेंस का है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। एक्चुअली लाइट अभी मैंने आपको बताया था, उसकी स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10, नहीं 330 तो साउंड की होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और 8 को मैं अगर ऐसा कर लूँ 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 कर लूँ, कर सकते हैं 8 को, तो 10 टू द पावर 3 तो किलो होता है, ये मीटर पर सेकंड था, तो ये 10 टू द पावर 3 को किलो लिखा, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, 10 टू द पावर 5 जो होते हैं, मतलब 3 के बाद अगर 5 जीरो हैं तो लाख होता है ना, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सन की रेज जो आती हैं वो इसी स्पीड से आती हैं हम तक, तो उनकी क्या है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलने लगती हैं, इतनी स्पीड है। यानी 1 सेकंड में कितना चलेगी 3 लाख, तो 1 वर्ष में कितना चलेगी 1 सेकंड में अगर लाइट 3 लाख किलोमीटर चल रही है, 1 सेकंड में कितनी चल रही है 3 लाख किलोमीटर चल रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से 3 लाख किलोमीटर को बोलूँ कि कितना है, तो कहेंगे 1 सेकंड, 1 लाइट सेकंड के बराबर है। समझ में आई बात? अगर मैं कहता हूँ यहाँ से और किसी स्टार की डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर, तो इसको क्या कहा जाएगा कि वो 1 लाइट सेकंड की दूरी पर है, 1 लाइट सेकंड की दूरी पर है। लेकिन अगर वही लाइट 1 वर्ष में कितना चलती है, तो 1 वर्ष में जितना चलेगी वो डिस्टेंस होगी क्या 1 लाइट ईयर। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। 1 वर्ष में प्रकाश यानी लाइट जितनी दूरी तय करती है, कितनी चाल से, इतनी चाल से 1 वर्ष में प्रकाश या लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से, 1 वर्ष में प्रकाश या लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से जितनी दूरी तय करती है, जितनी डिस्टेंस तय करती है, उस डिस्टेंस को, उस दूरी को कहते हैं 1 लाइट ईयर। और कितनी चलती है कैलकुलेट करोगे तो ये होता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर, 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर, 9.46 पीटा मीटर, 10 टू द पावर 15 को क्या था पीटा, तो 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर इतनी चलती है लाइट। कितना 1 वर्ष में, तो 1 लाइट ईयर इतना हुआ, 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। इसके बाद एक और आएगी, मिटा दूं क्या इसको, एक होती है पारसेक, पैरालैटिक सेकंड। पैरालैटिक सेकंड क्या है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। पारसेक ऐसा लगता है कि PARSEC, ये शायद टाइम की यूनिट होगी, नहीं, ये भी क्या है डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। अब पैरालैटिक सेकंड पारसेक कितनी डिस्टेंस होती है देखो, ये बीच में यहाँ सन है और ये अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है सन के। हमने थोड़ा समझने के लिए इसको सन को बिल्कुल बीच में ले लिया है, वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो गई, रेडियस हो गई। तो ये रेडियस ऊपर ऐसे मिलाते चले जाओ। अगर मैं इन दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट मान लूँ, एक सन और एक अर्थ, यहाँ इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। यहाँ पर मिलाऊंगा तो एंगल बनेगा, ये बना θ1, ये बना θ2 एंगल।
यहाँ पर मिलाया तो ये बना एंगल θ3। कौन सा एंगल छोटा होगा? θ3 छोटा होगा, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये एंगल छोटा होता जाएगा। अब एंगल जो होता है, एंगल की कई यूनिट होती हैं, जैसे डिग्री होती है, रेडियन होती है। एक डिग्री में, जैसे अगर एक सर्कल है, थोड़ा सा मैं बता दूं डिग्री का चक्कर क्या होता है। ये सर्कल है, 4 भागों में बांटा तो 90-90 बने, ये 90-90। तो ऐसे ही अगर इसको हम पूरे सर्कल को 360 भाग में बांट लें, 360 पार्ट में बांट लें, तो जो एक भाग होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री। समझ आई बात? और अगर इस एक भाग को, ये 1 डिग्री को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो जो पहला पार्ट बचा, एक भाग बचा, वो होता है 1 मिनट, 1 आर्क मिनट। फिर वो छोटा सा एक पार्ट है 1 मिनट का, उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर लें तो वो होगा 1 आर्क सेकेंड। समझ में आई? 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट? 60 आर्क मिनट। अब जरा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो कि अगर हम इसका ऐसे बना रहे हैं तो सर्कल को 360 में डिवाइड किया, 360 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया, तो 1 डिग्री तो बहुत छोटा सा एंगल आएगा, बहुत छोटा सा पार्ट आएगा। उसको भी फिर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसका भी एक पार्ट जो आएगा वो और छोटा हो जाएगा, उसको भी फिर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फिर 1 आर्क सेकेंड आएगा। इतना छोटा एंगल बनाएगा। इसका मतलब इतना छोटा एंगल ऊपर बने कहीं पर तो वो डिस्टेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि हमें यहाँ सीखे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस ऊपर बढ़ जाते हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ती है, लेकिन एंगल छोटा होता जाता। अब एंगल छोटा होते होते एक डिग्री से भी 60 गुना छोटा हुआ, फिर उससे भी 60 गुना छोटा हुआ, यानी डिग्री ही एंगल बहुत छोटा है, उससे 60 गुना फिर छोटा, फिर और 60 गुना छोटा। इतना छोटा एंगल बन रहा है तो डिस्टेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, और उस बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ही हम कहते हैं, कौन सी डिस्टेंस? पारसेक। पारसेक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर हम इसको फाइनली बोलें कि एक पारसेक क्या होता है, कि अर्थ की और सन के रेडियस जो है, ये वाली ऑर्बिट की रेडियस, अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस रिवॉल्विंग सर्कल या रिवॉल्विंग इलिप्स की जो एवरेज रेडियस है, उस एवरेज रेडियस को क्या कहते हैं? 1 AU कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। अर्थ से सन तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ये जो 1 AU है वो ऊपर अगर किसी पॉइंट पर 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाए, 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाए, तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है क्या? 1 पारसेक डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक लिखा है, देखो 1 पारसेक, इस लेवल से इस लेवल तक कितना हुआ? 1 पारसेक। तो 1 पारसेक डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी? ये जो 1 AU है, ये ऊपर जब कितना एंगल बनाए? 1 सेकंड का एंगल बनाए तब। ठीक है, तो इसे आप या तो डायग्राम बना के लिख सकते हैं या शब्दों में लिख सकते हैं, जैसा लिखना चाहें। 1 पारसेक इक्वल टू होगा, ये मीटर में 3.08 10⁻16 मीटर होता है। और पारसेक की डेफिनेशन ये बनती है, पारसेक इज़ द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो हिंदी में लिखने, एक पारसेक वह दूरी होती है, एक पारसेक वह दूरी होती है, एक पारसेक वह दूरी होती है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या
पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण बनाती है। 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 ठीक है। और पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो ऑर्बिट होती है उसकी औसत त्रिज्या को क्या कहते हैं? एक AU कहते हैं। तो 1 AU डिस्टेंस ऊपर जितना कोण बनाएगी, कितना कोण? 1 आर्क सेकंड का। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1 पारसेक। तो पारसेक किसकी इकाई है? किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, दूरी की। ठीक है। और लाइट ईयर, ये भी डिस्टेंस की। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26। चलो अभी इतना ही लिख लो, पारसेक इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर। अभी आपको ऑब्जेक्टिव में देंगे, लिख लो लिख लो लिख लो। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। ये लंबाई का काम खत्म, अब द्रव्यमान की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। हाँ, द्रव्यमान का मापन अब थोड़ा कम ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें केवल हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, देखिए मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की, और ये ताप, दाब या लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये थोड़ा सा लिख लो, द्रव्यमान का मापन लिखो। द्रव्यमान पदार्थ का मूल गुण है। द्रव्यमान पदार्थ का मूल गुण है। यह ताप, दाब और आकाश में वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह ताप, दाब और आकाश में वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु का ताप बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मास बढ़ जाएगा, नो, या कम हो जाएगा। प्रेशर घटा बढ़ा दिया तो मास चेंज हो जाएगा, नो। अगर एक जगह पर कहीं है और कहीं दूसरी जगह पर ले गए स्पेस में, या अर्थ पर है और मून पर ले गए, तो मास चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है वेट। तो लोकेशन पर भी ये निर्भर नहीं करता। तो यह ताप, दाब और आकाश में वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ताप, दाब और आकाश में वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ताप, दाब और आकाश में वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए एसआई यूनिट होती है मास की, क्या? किलोग्राम। लिखते चलो, किलो। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। अब जो 1 केजी है, 1 केजी आखिर कितना पदार्थ 1 केजी को माने? कितने पदार्थ को हम 1 केजी को माने? अभी तो अपन कैसे पहचाने कि 1 केजी कितना होता है? तो आप कहीं बाज़ार से क्या करते हैं, तुलवाने जाते हैं ना। कोई मान लो शुगर खरीदी तो 1 केजी है कि नहीं है, तो कैसे करते हैं? एक 1 केजी का वेट होता है ना, उससे ही हम कंपेयर करते हैं कि ये 1 केजी शुगर हो गई। लेकिन किसी ने तो बनाया हुआ कि 1 केजी इतना है, तो वो यहाँ पर है। क्या होता है? एक ये सब फ्रांस में एक कमेटी है सभी साइंटिस्ट की, उन लोगों ने ये सब मेजर किया और स्टैंडर्ड बना लिए। तो एक प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट
एंड मेजरमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है BIPM, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है और उसका जो फुल फॉर्म है ये आपको याद नहीं रखना, ये ऊपर वाला याद रखना है, ठीक है। ब्यूरो इंटरनेशनल दीज पॉइंट्स एट मेजर्स, ये इसकी अपने को फ्रेंच नहीं आती इसलिए ये अपने समझ में नहीं आएगी, अपने समझ में ये आएगी। द प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट BIPM, ठीक है। इसकी हिंदी यही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, हिंदी भी ऐसे ही लिख लो। प्रोटोटाइप का मतलब एक मानक रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसकी नकल रखी हुई है। हाँ। नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, किसी एक कंट्री में तो मीटिंग होगी ना, कई बार इंडिया में होती है, कहीं कहीं होती है, तो ऐसे फ्रांस में जेनेवा में ज़्यादा हुई हैं। तो वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी सभी वर्ल्ड के साइंटिस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ये सर्वसम्मति से कि ये एक कुछ पदार्थ है, ये जो है इसको मान लो कि 1 kg है। अब वहाँ से उसके क्या बना लिए, एक तो वहाँ रख दिया 1 kg बना के, अब उसके कॉपी करके बहुत सारे 1 kg मार्केट में बांट दिए। फिर कंपनीज़ को बोल दिया कि आप इनके कॉपी बांट दो बना करके, पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैल गया, तो वही हमारे पास आ गया। अब कभी अगर विवाद की स्थिति होती है, कोई कहे कि नहीं इसका वेट गलत है, इसका गलत है, इसका सही है, तो फिर अपने यहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में, अपने यहाँ पर भी और पूरे वर्ल्ड में भी जगह जगह कुछ लैब बनाई गई हैं, और उन लैब में उसकी जो फ्रांस में रखा हुआ है उसकी एक कॉपी रखी हुई है, तो वहाँ से उससे मिला लो कि आपका kg इससे मिलना चाहिए सही, ठीक है। तो ये जो प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स है, ये आर अवेलेबल इन मैनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। विभिन्न देशों में बहुत सारी लैब हैं, उनके अंदर भी उसी की कॉपी रखी हुई है। तो इंडिया में कहाँ रखी हुई है वो अपना इम्पॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं। इन इंडिया दिस इज़ अवेलेबल एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली, दिल्ली में रखी है नेशनल, इसकी हिंदी में करवा देता हूँ, लिख लो। भारत में यह है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, अब इसकी हिंदी यही लिखनी पड़ेगी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली में रखी है, ठीक है। अगर कहीं को कोई कभी विवाद होता है और सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया, तो फिर वहाँ के जज इसको लिखेंगे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को कि आप अपना लेके आओ ज़रा, इससे मिलाएं। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो डिसीजन दे देंगे अच्छा खासा, ठीक है। तो ये हमारा NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में ये प्रोटोटाइप रखा हुआ है। तो ये मास का हो गया, ठीक है, मास का काम ख़त्म। अब जो किलोग्राम और ग्राम होते हैं ना, किलोग्राम और ग्राम, ये बड़े बड़े मास को तो मेजर करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मान लो मुझे मॉलिक्यूल है, एक एटम है, परमाणु है, अणु है, उसका मास निकालना है, तो थोड़ी ना उसको तराजू में रख के तौलेंगे। एक एटम को तराजू में रख के तौलोगे क्या? नहीं, वो तो इतना सूक्ष्म होता है कि तराजू में ही करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होंगे। तो उसके लिए फिर दूसरी मेथड होती है, ठीक है, और उसके लिए यूनिट भी अलग है, किलोग्राम और ग्राम यूनिट नहीं होती। तो उसके लिए यूनिट ली जाती है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हिंदी में लिख लो कि अणु एवं परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए, अणु एवं परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए, अणु एवं परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए एक अन्य इकाई लेते हैं, एक अन्य इकाई लेते हैं, और वो क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणविक द्रव्यमान, एक परमाणविक द्रव्यमान, एक परमाणविक द्रव्यमान, इसको डिनोट करते हैं 1U से या 1 AMU से, एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, एक कार्बन 12, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, समस्थानिक है, तो कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है,
1 AMU कितना, कार्बन 12 ले लो, उसका 1/12वां भाग। कार्बन 12 जो है, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12, उसका 1/12वां भाग क्या होता है, 1 AMU होता है। तो कोई पूछे 1 AMU कितने के बराबर, तो हम कहेंगे कि कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वें भाग के बराबर। तो लिख लें 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और आइसोटोप इसका फार्मूला लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो ओनली कार्बन 12 लिख सकते हो, बस इतना तक लिख सकते हो। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आइसोटोप, ये तो मालूम होगा 12C6, इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको भी शामिल कर लिया है। तो अब हिंदी में लिख लो, एक परमाणुवीय द्रव्यमान बराबर, एक परमाणुवीय द्रव्यमान बराबर कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग, 1/12वां भाग होता है, 1/12वां भाग होता है। ठीक है, 1/12वां भाग कितना होता है, ये कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है 1.66 10 to the power -27 kg, 1.66 10 to the power -27 kg, 1.66 10 to the power ये 1 AMU बराबर, 1 AMU बराबर 1.66 10 to the power -27 kg ये होता है। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया, ये लिख लिया सभी ने? हाँ सही है, वो 1.67 होता है और ये 1.66 है, अप्रॉक्स बराबर है, बिल्कुल सही है। कहाँ पर? हाँ बोलो, बताओ। हाँ तो वो एंगल यही तो है ना, ये जो एक्चुअली अगर दूरी ज़्यादा हो तो फिर दूरबीन लेते हैं, है ना, और अगर छोटी मोटी डिस्टेंस है कंपास बॉक्स टाइप का होता है, बिल्कुल सही है। तो रोड वगैरह बनाते हैं ना जहाँ पर, वहाँ वो एंगल देखते रहते हैं, बैठे बैठे वही डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे होते हैं। देखते ना रोड वगैरह बनती है तो इंजीनियर एक इस तरह से कुछ देख रहा होता है, अलग अलग उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो डिस्टेंस मेजर करते हैं वहीं से, बिल्कुल। अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम, लास्ट आज के लिए मेजरमेंट ऑफ टाइम, 4 लाइनें हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ताप का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें केवल ये लिखना है कि टाइम के मेजरमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, घड़ी की, ठीक है। और इसमें जो एक्यूरेट घड़ी होती है वो होती है सीजियम क्लॉक, इसको एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं। तो सीजियम क्लॉक, सीजियम घड़ी, सीजियम क्लॉक ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक, इसे हम एटॉमिक परमाणुवीय घड़ी भी कहते हैं। इसे एक राष्ट्रीय मानक के रूप में मानते हैं। तो सीजियम क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक यूज्ड इन नेशनल स्टैंडर्ड। यही थी, कुछ नहीं थी, वो टाइम की बात कर रहे हैं, यही थी, इसमें कुछ नहीं है, इसके पहले नहीं थी। सीजियम क्लॉक ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक यूज्ड इन नेशनल स्टैंडर्ड। इसमें हिंदी में लिख लो, सीजियम घड़ी जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, सीजियम घड़ी जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, यह एक राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयोग की जाती है या यूज़ की जाती है, राष्ट्रीय मानक के रूप में लेते हैं, ठीक है। सीजियम क्लॉक सबसे एक्यूरेट क्लॉक है। सीजियम परमाणु घड़ी सबसे शुद्ध घड़ी है, सबसे शुद्ध घड़ी। सीजियम क्लॉक, सीजियम परमाणु घड़ी सबसे शुद्ध एक्यूरेट घड़ी होती है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इसको भी इसी सीजियम घड़ी से लिंक कर रखा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम राष्ट्रीय मानक समय को भी इसी परमाणु घड़ी से सेट किया गया है, से लिंक किया गया है। ठीक है, लिंक टू दिस सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। तो कभी ये विवाद होता है कितने बजे हैं, सबकी घड़ी में अलग अलग बजे होंगे, है ना, तो फिर इसी से सुलझाते हैं, इसमें जो बजे हैं वही सही है। सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लिंक्ड टू दिस सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, बस ये काम ख़त्म। अब जल्दी से 3 क्वेश्चन के जवाब देते जाओ, आ जाओ। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, बोलो कौन सा समय का मात्रक नहीं है? पारसेक, लूनर मंथ, लीप ईयर, नैनो सेकेंड। पारसेक, बाकी के सभी क्या हैं? समय के मात्रक हैं। इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक? वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, रिस्ट वॉच, पेंडुलम क्लॉक या सीजियम क्लॉक। अभी पढ़ा था, देखो। ठीक है, इतना ख़त्म है, बस आज की कहानी ये पूरी ख़त्म हो गई। ये यहाँ पहली यूनिट मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर हो गए, 5 लेक्चर में ख़त्म होती है। और ये पाँचों के पाँचों लेक्चर अपना जो एक चैनल है उस पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनको फिर से घर पर रिपीट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक, स्टडी साइंस एंड टेक।